पंजाब में सिखों और अफगानों की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के बाद भी जारी रही। इस दौर का जिक्र कम होता है, लेकिन पंजाब का ये वो दौर था जब सिख जत्थों और अफगान फोर्सेस की लड़ाई अपनी पीक पर थी। पंजाब में होने वाली जंगों और लड़ाई के ये राउंड्स किसके नाम रहे? तैमूर शाह और जमान शाह के दौर में अफगान सिख वॉर्स में क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में। अहमद शाह अब्दाली के पंजाब पर हमलों ने सिख जत्थों और दुरानी सल्तनत के दरमियान एक ऐसी जंग छेड़ दी थी जिसका खात्मा अहमद शाह अब्दाली की वफात के साथ नहीं हुआ। जिस दौर की अफगान सिख लड़ाइयों की बात इस एपिसोड में मैं करने वाला हूं, उसका जिक्र कम होता है क्योंकि ज्यादातर अफगान सिख वॉर्स या तो अहमद शाह अब्दाली के रेफरेंस से डिस्कस की जाती हैं या फिर रंजीत सिंह के। लेकिन दुरानी सल्तनत के बादशाह तैमूर शाह और जमान शाह के अतबार में भी ये लड़ाइयाँ चलती रहीं और पंजाब में इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर भी। दूसरी तरफ इन लड़ाइयों ने आने वाले दौर में पंजाब के मुआशरे और आबादी पर गहरे असरात छोड़े। 1772 में जब अहमद शाह अब्दाली की वफात हुई तो पंजाब के बेशतर इलाकों का कंट्रोल पंजाब के सिख जत्थों के पास था। मुगल सल्तनत सिर्फ नाम की थी और मराठों का पंजाब से तकरीबन पैकअप हो चुका था। लेकिन एक और उभरती ताकत ने अब पंजाब और अफगानिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया था। अंग्रेज जंग पलासी के बाद अब हिंदुस्तान के बाकी इलाकों का रुख करने वाले थे, लेकिन अभी कुछ वक्त था क्योंकि पंजाब से पहले उनका टारगेट दिल्ली था। सिख जत्थों की गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी ने दुरानी फोर्सेस को पंजाब पर बार बार हमलों से फिलहाल रोक दिया था और शुरू की कामयाबियों के बाद उनकी कैंपेन्स कुछ खास कामयाब नहीं हुई थी। सिख मकामी होने का फायदा उठा रहे थे। जैसे ही अफगान वापस जाते वो फिर से आ जाते। सिख कन्फेडरेसी जो 1748 में बनी, उसके जत्थादारों ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे जहां उनका इख्तियार था और ये मामलात चलाते थे, लेकिन किसी बैरूनी हमले की सूरत में ये इकट्ठे हो जाते थे। दूसरी तरफ दुरानी सल्तनत के लिए अहमद शाह अब्दाली की वफात एक बहुत बड़ा लॉस था। वो एक ऐसा फिगर था जिसने अफगानिस्तान के तमाम कबाइल को इकट्ठा रखा हुआ था। उसने अपने मरने से पहले शहजादा तैमूर को अपना जानशीन नामजद कर दिया था। भाइयों में तैमूर का दूसरा नंबर था और बड़े बेटे शाह हुमायूं को नजरअंदाज कर दिया गया था। अहमद शाह ने तैमूर शाह को 11 साल की उम्र में पंजाब का गवर्नर बना दिया था। उसके बाद सरहिंद का इलाका भी रहा। तैमूर शाह की पहली कोशिश तो अपने इक़्तिदार को मजबूत करना ही थी, क्योंकि दुरानी सल्तनत को सबसे बड़ा खतरा अपने अंदर से ही था, क्योंकि चंद ही सालों में बगावतें होने लगी। 1775 में पेशावर में मोहम्मद कबीले के फजलुल्लाह खलील ने बगावत कर दी थी ताकि तैमूर के भतीजे सिकंदर खान को तख्त पर बैठा सके और तैमूर शाह को कत्ल करने की कोशिश भी की गई। दीगर इलाकों में भी अहमद शाह की वफात के साथ ही दुरानी सल्तनत की अथॉरिटी चैलेंज होना शुरू हो गई थी। पंजाब के हालात ये थे कि मुल्तान और लाहौर के इलाके दुरानी सल्तनत को खिराज देना बंद कर चुके थे। सिंध, जिस पर दुरानियों ने कब्जा किया हुआ था, वो भी हार्डली ये पे करता था। वहाँ तालपुरों और कल्होड़ों के दरमियान एक सिविल वॉर चल रही थी। मीर नसीर खान, जो कलात का खान था और एक कैंपेन में अहमद शाह अब्दाली के साथ पंजाब पर हमलावर भी हुआ था, उसने भी दुरानी सल्तनत की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया था। इसी तरह कई साबिक दुरानी गवर्नर्स भी तैमूर शाह की अथॉरिटी को नहीं मानते थे। 1774 में उसने पंजाब की तरफ आने की कोशिश की थी और अटक के मकाम पर उसने एक सिख जत्थे को लड़ाई के बाद शिकस्त भी दी, लेकिन उसके बाद आगे ना जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि ऐसे किसी भी हमले के लिए उसकी फौज और तैयारी नाकाफी है। आने वाले सालों में उसने अपने अंदरूनी हालात बेहतर करने के बाद पंजाब का रुख करने का फैसला किया। इस मर्तबा उसका टारगेट मुल्तान था। मुल्तान उस वक्त भंगी सरदारों के पास था। उसने मुल्तान पर चढ़ाई के लिए फौज इकट्ठा करना शुरू की। पहले बहारू खान और फिर मदद खान को भेजा, लेकिन दोनों को वापस बुला लिया। फिर जंगी खान की कमांड में पहले 15,000 फौज ने पंजाब का रुख किया, जिसमें यूसुफजई, दुरानी, काजिलबाश और मुगल भी शामिल थे। इस फौज ने सिखों के साथ दरिया सिंध के किनारे एक एनकाउंटर के बाद पेशावर में रुकने का फैसला किया कि वो तैमूर शाह की मेन फोर्स के आने का इंतजार कर सके। अक्टूबर 1779 में तैमूर शाह खुद काबुल से पेशावर की तरफ निकला। तैमूर शाह ने उस वक्त मराठों को भी पैगाम भेजा कि वो भी सिखों पर हमला करें। उनकी सिखों से नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।
तैमूर शाह ने पहले तो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके मुल्तान वापस लेने की कोशिश की। उसने हाजी अली खान को भेजा कि वो सिखों से बात करे कि वो उसकी अथॉरिटी को तस्लीम कर लें, लेकिन वहां मामलात संभलने की बजाय और बिगड़ गए। कहते हैं वहां बातचीत के दौरान झगड़ा हो गया और हाजी अली खान ने भंगी सरदारों को धमकी दे डाली कि या तो वो मुल्तान से चले जाएं या फिर शाह के गजब का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। हरिराम गुप्ता के मुताबिक इस पर सिख जत्थे गुस्से में आ गए और भंगी सरदारों ने अताई खान को एक दरख्त से बांधकर गोली मार दी। उसके साथ आने वाले बाकी साथियों को वापस भिजवा दिया कि वो जाकर तैमूर शाह को इसकी खबर दे सके। ये तैमूर शाह के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी और एक तरह से इन सिख जत्थों का ऐलान जंग भी था। दुरानी फौज की हिकमत अमली इस जंग के लिए पहले से मुख्तलिफ थी। उन्होंने सिखों पर एक सरप्राइज अटैक करने का फैसला किया। जंगी खान ने हुक्म दिया था कि फौज की सीक्रेट मूवमेंट की खबर किसी को ना होने पाए। सिख जत्थों ने उस वक्त रोहतास के करीब पड़ाव डाला हुआ था। उसने अपनी फौज को सिखों के कैंप से 25 किलोमीटर दूर ही रोक लिया और ऑर्डर दिया कि अगर कोई सिपाही सिख फौज के कैंप की तरफ भी गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये ऑर्डर इसलिए था कि वो इस अटैक को सिख जत्थों के लिए मुकम्मल सरप्राइज रखना चाहता था। सिखों को अफगान फौज के इस मूवमेंट का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। दिन चढ़ने से कुछ पहले इस फौज ने सिखों पर हमला कर दिया। तैमूर शाह खुद इस हमले को लीड कर रहा था। सिख जत्थे इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और वो डिसऑर्गेनाइज थे। उनके ख्याल में तो दुरानी फौज अभी पेशावर में ही थी। अफगान सिपाहियों का ये हमला बहुत जोरदार था। ये लड़ाई दिसंबर 1779 में लड़ी गई और बहुत खौफनाक थी और इसे बैटल ऑफ रोहतास कहा जाता है। एक अरसे बाद ये फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई थी। तारीख अहमद शाही में लिखा है कि सिखों ने भी इस लड़ाई में सख्त रेजिस्टेंस दी, लेकिन सिख इस अटैक में संभल ना सके। हरिराम गुप्ता के मुताबिक इस लड़ाई में 3000 सिख मारे गए और 500 रिट्रीट के दौरान दरियाए जेहलम में डूब गए। सिर्फ 2000 के करीब वहां से बच निकलकर दूसरे किनारे तक जाने में कामयाब हुए। रोहतास में सिखों को शिकस्त देने के बाद तैमूर शाह ने साथ ही जनवरी 1780 में मुल्तान का मुहासरा कर लिया। इससे पहले मुल्तान अफगानों के हाथ से निकल गया था जब सिखों ने अहमद शाह अब्दाली के जाने के बाद मुजफ्फर खान से लड़ाई के बाद मुल्तान शहर पर कब्जा कर लिया था। मुल्तान में सिख किले के अंदर महसूर हो गए, लेकिन इस दौरान तैमूर शाह को खबर मिली कि सिखों की एक बड़ी रीइंफोर्समेंट जस्सा सिंह, लहना सिंह, गोजर सिंह और भंगा सिंह की कमांड में लाहौर से मुल्तान की तरफ आ रही है। तैमूर शाह ने फैसला किया कि इस फोर्स का मुल्तान से बाहर निकलकर मुकाबला किया जाए। इस लड़ाई के लिए नवाब ऑफ बहावलपुर ने भी 12,000 फौज अफगान फोर्सेस की मदद के लिए साथ भेज दी। 8 फरवरी 1780 को अफगान फोर्सेस और सिख जत्थों का मुकाबला मुल्तान के करीब शुजाबाद के मकाम पर हुआ, जिसे बैटल ऑफ शुजाबाद भी कहा जाता है। अफगान दस्तों की कमांड मुजफ्फर खान के पास थी। कहते हैं जिस दिन यह लड़ाई हुई उस दिन तेज आंधी चली जिसने दोनों फोर्सेस के लिए जंग मुश्किल बना दी। आशिक खान ने अपनी किताब लास्ट फेज ऑफ मुस्लिम रूल इन मुल्तान में लिखा है कि मुजफ्फर खान ने सिख फौज के एक ढोलची को पकड़ लिया था, जिसको इस शर्त पर छोड़ा कि वो जंग के दौरान गलत सिग्नल देकर सिख फौज को उस जगह लेकर आएगा जहां अफगान फौज उनका इंतजार कर रही होगी। ये एक ट्रैप था। सिख फौजें जब वहां पहुंची तो अफगान फोर्सेस ने शदीद हमला कर दिया, जिससे उनका खासा नुकसान हुआ। सिख जत्थों को यहां भी शिकस्त हो गई और इस लड़ाई में उनकी कैजुअलिटीज 2000 से ज्यादा थी। वो रिट्रीट कर गए और उन्होंने लाहौर की तरफ वापस निकलने की कोशिश की, लेकिन तैमूर शाह ने उनके पीछे एक बड़ी फौज रवाना कर दी, जिससे सिख जत्थों की अगली लड़ाई लाहौर के पास हुजरा मुकीम खान के मकाम पर हुई, जिसमें एक मरतबा फिर उन्हें शिकस्त हुई। इसके बाद सिख जत्थे लाहौर तक तो पहुंच गए, लेकिन अफगान फोर्सेस ने मजीद उनका पीछा ना करने का फैसला किया, क्योंकि दूसरी तरफ मुल्तान का मुहासरा अभी जारी था और वहां फोर्सेस की जरूरत थी। ऐसी सूरत हाल में अब मुल्तान के सिखों के पास सरेंडर के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने कुछ शराइत के बाद शहर अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया और खुद वहां से निकल गए। यूं 18 फरवरी 1780 को मुल्तान पर तैमूर शाह का कब्जा हो गया और उसने मुजफ्फर खान को इसका गवर्नर बना दिया। अब साउथ पंजाब पर अफगानियों का कब्जा था, जो 1818 तक कायम रहने वाला था। उस वक्त यह इलाका रंजीत सिंह के दौर में फिर से पंजाब का हिस्सा बन गया। बहरहाल लड़ाई का यह राउंड दुरानी सल्तनत के नाम रहा। तैमूर शाह उसके बाद वापस चला गया, लेकिन उसी साल के आखिर में एक मरतबा फिर तैमूर शाह की वापसी हुई।
1780 की ही सर्दियों में तैमूर शाह फिर से वापस आया, लेकिन इस मर्तबा उसने सिर्फ बहावलपुर का ही रुख किया, जहां के नवाब बहावल खान ने उसे खिराज देना बंद कर दिया था। उससे लड़ाई और शिकस्त देने के बाद वो वापस चला गया। अफगान फौज ने एक और अटेम्प्ट 1787 में की, जब तैमूर शाह ने बख्शी मदद खान की कमांड में एक फोर्स अटक की तरफ भेजी थी, लेकिन सिखों ने उसका रास्ता रोक लिया और वो दरिया सिंध पार नहीं कर सका। लेकिन 1788 में उसने एक बड़ी कैंपेन की तैयारी शुरू कर दी और उसका टारगेट दिल्ली था। वो दिल्ली जाकर अपने ब्रदर इन लॉ शाह आलम सानी को मिलना चाहता था। मुगल बादशाह आलमगीर की बेटी और शाह आलम सानी की बहन और मुगल शहजादी ज़ोहरा बेगम से तैमूर शाह की शादी तब हुई थी जब अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में दिल्ली पर कब्जा किया था। शाह आलम सानी को रोहिला अफगानों और उनके सरदार गुलाम कादिर ने अगस्त 1788 में बड़े बेरहमाना तरीके से अंधा कर दिया था, जब उन्होंने 2.5 महीने दिल्ली पर अपना कब्जा रखा और शहर में जी भर कर लूटमार की। ये वाकया मुगल सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील था। बहरहाल तैमूर शाह आलम सानी की मदद के लिए दिल्ली जाना चाहता था। अब उसके पास इसका जवाब भी था, लेकिन मुश्किल ये थी कि दरमियान के इलाकों पर सिख जत्थों का कंट्रोल था, जहां से बगैर लड़ाई आगे जाना मुश्किल था। 10 नवंबर को वो 1,20,000 फौज लेकर पेशावर से निकला और उसने सिखों के इलाकों को अवॉइड करते हुए बहावलपुर के रास्ते से जाने का फैसला किया। जब सिखों को पता चला तो उन्होंने भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तैमूर शाह ने उस वक्त अंग्रेज गवर्नर जनरल को भी खत लिखा कि वो मुगल बादशाह की मदद करे, लेकिन तैमूर शाह अभी रास्ते में था तो उसे 2 बुरी खबरें मिली। एक तो उसे पता चला कि मराठों ने रोहिला अफगानों को दिल्ली से निकालकर शाह आलम सानी को फिर से तख्त पर बिठा दिया है। साथ ही तैमूर शाह को इतला मिली कि पीछे बगावत भी हो गई है, जिसकी वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। तैमूर शाह इसके बाद पंजाब तो नहीं आ सका और ना ही उसका सिख जत्थों से बराह रास्त कोई टाकरा हुआ, लेकिन पंजाब और दुरानी सल्तनत के इस बॉर्डर पर टेंशन बदस्तूर मौजूद रही। लेकिन ये सब कुछ जल्द ही बदलने वाला था, जब तैमूर शाह की जगह उसका बेटा ज़मान शाह दुरानी सल्तनत के तख्त पर बैठा और उसके सामने सिर्फ एक रोल मॉडल था और जिसकी तरह वो बनना चाहता था। उसका ये रोल मॉडल अहमद शाह अब्दाली था और वो उसी की तरह पंजाब और हिंदुस्तान पर फिर से हमले करना चाहता था। तैमूर शाह का इंतकाल 1793 में हुआ। उसने मुख्तलिफ कबीलों में शादियां कर रखी थी। उसके 21 बेटे और 19 बेटियां थीं। कहते हैं बिस्तर मर्ग पर तैमूर शाह ने शाह जमान, जो कि काबुल का गवर्नर था, उसे अपना जानशीन नामजद किया था। लेकिन जमान शाह के साथ उसके 4 और भाई इस दुरानी तख्त के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे और तैमूर शाह की वफात के साथ ही सब इसके दावेदार बन गए। अब इस दुरानी सल्तनत में कई पावर सेंटर्स बन चुके थे, लेकिन तख्त की इस जंग में ज़मान शाह काबुल में होने और बारकज़ई अमीर पाइंदा खान की लॉबिंग की वजह से कामयाब रहा। कहते हैं उसने अपने मुखालिफ भाइयों को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें काबुल के बाला हिसार किले में कैद भी रखा, जहां उसने उनका खाना पीना बंद कर दिया जब तक वो उसकी हिमायत का ऐलान न कर दे। बहरहाल ये एक लंबी दास्तान है और किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ज़मान शाह अपने दादा अहमद शाह अब्दाली के दौर की दुरानी सल्तनत को बहाल करना चाहता था। अगरचे उसका कंट्रोल अपने इलाकों पर अभी पूरी तरह से नहीं था, लेकिन उसके एम्बिशंस बहुत हाई थे। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक अंदरूनी खाना जंगी और तख्त के ये दूसरे दावेदार थे। इस सब के बावजूद उसने पंजाब पर हमले करने का फैसला कर लिया। उसने पहले 1794 और 1795 में पंजाब आने की कोशिश की। नवंबर 1795 में तो उसकी फोर्सेस ने रोहतास के किले पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसे हसन अब्दाल से उस वक्त वापस जाना पड़ा जब उसे महमूद शाह की हिरात में बगावत की इत्तला मिली। उस वक्त सिख मिसलों और जत्थों की यूनिटी के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे और उसके लिए पंजाब पर हमले के हालात साजगार थे, लेकिन अंदरूनी बगावतें उसका रास्ता रोके हुए थी। इसके बाद जब हालात कुछ संभले तो उसने एक बड़ी कैंपेन की तैयारी शुरू कर दी और दिसंबर 1796 में एक बड़ी फौज के साथ उसने लाहौर का रुख किया और 1 जनवरी 1797 को उस वक्त लाहौर पर कब्जा कर लिया जब वो शहर में अनअपोज्ड दाखिल हो गया। इस कब्जे में उसे किसी ऑपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ा। सिख जत्थे उसके आने से पहले वहां से जा चुके थे। वो अमृतसर का दिफा करना चाहते थे। मुगल तख्त पर बैठा शाह आलम सानी उसके लाहौर तक आने की खबर सुनकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ज़मान शाह ही वो सेवियर है
जो उसे मराठों, सिखों और अंग्रेजों से बचा सकता है। ज़मान शाह का अगला टारगेट अब अमृतसर था, जो लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं था, और सिख उसे डिफेंड करने की तैयारी करके बैठे थे। 12 जनवरी को ज़मान शाह ने अमृतसर का रुख किया, जहां शहर से 10 किलोमीटर दूर सिखों और अफगान फौज की लड़ाई हुई। यह लड़ाई 4 घंटे तक चलती रही। इस लड़ाई में सिख जत्थों ने ज़मान शाह को शिकस्त दे दी और उसे वापस लाहौर आना पड़ा। अब उसका एडवांस रुक चुका था। लाहौर में उसके पड़ाव के दौरान सिख जत्थों के उसकी फोर्सेस पर हमले जारी रहे। उसकी सप्लाई लाइन पर भी, और जो फोर्सेस लाहौर से बाहर जाती थी उन पर भी बार बार हमले हो रहे थे। इन हमलों को मेनली रंजीत सिंह ही लीड कर रहा था। दिन गुजरते रहे, उसकी फौज लाहौर में थी और वो मूव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनमें भी बेचैनी थी। वो दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए आगे का रास्ता भी सिख जत्थों की वजह से मुश्किल था। लाहौर में ही उसे इत्तला मिली कि फिर से बगावत हो गई है, जिसके बाद इस कैंपेन को जारी रखना और भी मुश्किल हो गया। उसने 1 माह बाद फरवरी 1797 में वापस जाने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने अपने एक कमांडर अहमद खान को इन इलाकों का इंचार्ज बनाया और वापस अफगानिस्तान चला गया। उसके वापस जाने के बाद अहमद खान और सिख फौजों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई गुजरात के करीब हुई, जिसे बैटल ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। ये लड़ाई अप्रैल 1797 में हुई। अहमद खान के पास रोहतास का किला था। झेलम और दरिया सिंध के दरमियानी इलाके पर उसका कंट्रोल था, जिसे सिंध सागर दोआब कहा जाता था। सिख जत्थों ने अहमद खान के खिलाफ एक धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया था। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को इसके लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिनको राम सिंह बेदी लीड कर रहा था। दोनों फोर्सेस के दरमियान ये लड़ाई बहुत खौफनाक थी। यह लड़ाई 3 दिन चलती रही। सिख जत्थे और अफगान फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ लोकेशंस पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और कई किलोमीटर के इलाके पर यह लड़ाइयाँ फैली हुई थी। 3 दिन तक होने वाली इस लड़ाई में राम सिंह बेदी और अहमद खान दोनों ही मारे गए। 3000 अफगान और तकरीबन इतनी ही तादाद में सिख सिपाही भी मारे गए, लेकिन अफगान फोर्सेस वहां से रिट्रीट कर गई। इस लड़ाई के बाद सिख जत्थों को लग रहा था कि इसका बदला लेने के लिए ज़मान शाह फिर से पंजाब का रुख करेगा, और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। ज़मान शाह भी इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा था। उसने फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया और अक्टूबर 1798 में काबुल से निकलकर पेशावर आया। उसने रोहतास को फिर से टेक ओवर किया और गुजरात तक आ पहुंचा। यहाँ उसके सिख जत्थों के साथ झड़पें होती रहीं। सिख मिसलों के अपने इख्तलाफात उस वक्त बहुत ज़्यादा हो गए थे, और उनमें से कुछ ज़मान शाह के खिलाफ भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जो सिख जत्थे लड़ रहे थे वो अब अपने पुराने टैक्टिक्स पर आ गए थे, और उन्होंने गुरीला वॉरफेयर अपनाते हुए ज़मान शाह की फोर्सेस पर दाएं बाएं से हमले शुरू कर दिए। ज़मान शाह ने लाहौर की तरफ बढ़ने का फैसला किया। कहते हैं उसके लाहौर की तरफ आने की खबर सुनकर शहर एक मरतबा फिर खाली हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ अफगान फौज के लिए एक और बड़ी मुश्किल थी। उसे ऐसे वक्त पर शदीद इख्तलाफात का सामना था। उसके कमांडर और वजीर वफादार खान और शेर मोहम्मद खान के आपस में शदीद झगड़े शुरू हो गए थे। कहते हैं वफादार खान को उसने इंडियन कैंपेन और अफेयर्स का कंट्रोल दे रखा था, जिससे वजीर शेर मोहम्मद खान खुश नहीं था। 22 नवंबर के दिन दरबार में ही जब ज़मान शाह के सामने गुफ्तगू जारी थी तो वफादार खान ने शेर मोहम्मद खान को थप्पड़ दे मारा। वफादार खान को शक था कि शेर मोहम्मद उनकी मूवमेंट की खबरें सिख सरदारों को दे रहा था। ज़मान शाह ने जैसे तैसे मामलात को संभाला और इस सब के बावजूद 30 नवंबर 1798 को लाहौर में दाखिल हो गया। लेकिन सिख जत्थों के हमले बदस्तूर जारी थे, और लाहौर में दाखिल होते हुए भी उसके कैंप के एक हिस्से को रास्ते में लूट लिया गया। वो 1 महीना लाहौर में ही रुका। ज़मान शाह ने इस मौके पर सिखों से सुलह के लिए कोशिशें की और उन्हें पैगामात भेजे। असल में तो वो आगे दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन हालात उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उसकी फौज में भी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान उसने सिखों से अपनी कम्युनिकेशन खोल ली और उनके दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। ज़मान शाह वापस जाना चाहता था और सिख उसे वापस जाता देखना चाहते थे। ज़मान शाह के लिए अब एक और मुश्किल आ गई। उसे पैगाम आया कि उसके खुरासानी इलाकों में बगावत हो गई है। अंग्रेज़ों के उकसाने पर ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह ने अफगानिस्तान के कंट्रोल में खुरासानी इलाकों पर हमला कर दिया था। अब उसका वापस जाना ज़रूरी हो गया था। कहते हैं एक सेटलमेंट के जरिए सिखों और ज़मान शाह के दरमियान मामला तय पा गए।
इस सेटलमेंट के हवाले से दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है। सिखों का कहना है कि उन्होंने ज़मान शाह को सेफ पैसेज दिया, जबकि अफगानों का कहना है कि ज़मान शाह ने रंजीत सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया और ख़ुद वापस चला गया। बाद में अगस्त 1799 में उसने रंजीत सिंह को खिलत भी भिजवाई, जो उसने कबूल कर ली। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि रंजीत सिंह ने पंजाब के मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए ऐसा किया। बहरहाल इस सेटलमेंट के बाद जनवरी 1799 में ज़मान शाह ने वापस जाने का फैसला कर लिया। ये उसकी आखिरी कैंपेन थी। ज़मान शाह दिल्ली तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वो बार बार कोशिश के बावजूद पंजाब में भी सिर्फ लाहौर तक आ सका। ये कैंपेन्स बहुत कॉस्टली भी थी, फिर इनसे हासिल भी कुछ नहीं हो रहा था। हरिराम गुप्ता का कहना है कि यही चीज़ ज़मान शाह के तख्त से हाथ धोने का भी सबब बनी। ज़मान शाह के खिलाफ एक बगावत का इल्म होने पर उसके कमांडर वफादार खान ने कई बारकज़ई सरदारों को कत्ल करवा दिया और उनमें उसको तख्त दिलाने वाला पाइंदा खान भी शामिल था। उसके बाद उसके भाई महमूद खान दुरानी ने काबुल की तरफ मार्च शुरू कर दिया और ज़मान शाह का तख्ता उलट दिया गया। महमूद शाह के हुक्म पर उसे अंधा कर दिया गया। इस सबसे पहले उसने अपने कीमती हीरे, जिनमें कोहिनूर भी शामिल था, उन्हें छुपा दिया था कि वो महमूद के हाथ ना लगे। इंटरेस्टिंगली ज़मान शाह इसके बाद पंजाब आ गया और उसने लुधियाना जाने से पहले पंजाब में रावलपिंडी और फिर लाहौर में रंजीत सिंह के पास ही पनाह ली। उसकी ज़िंदगी के बाकी साल भी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हैं। लेकिन ज़मान शाह के इस डाउनफॉल के वक्त रंजीत सिंह की राइज शुरू हो चुकी थी। अफगानों के खिलाफ लड़ाइयों में पेश होने की वजह से वो सबकी नज़रों में आता जा रहा था और उसके असर व रसूख में भी इजाफा होता जा रहा था। सिख जत्थों के इख्तलाफात उस वक्त अरूज पर थे। इन मिसलों या जत्थों के इख्तलाफात का नतीजा यही निकलना था कि या तो बाहर से कोई कब्जा कर लेता या फिर उनके अंदर से कोई ताकतवर सरदार इन सबको इकट्ठा कर लेता और इनको जेर कर लेता। ज़मान शाह तो ये ना कर सका, लेकिन उनके अपने अंदर से ही उठने वाला ये ताकतवर सरदार रंजीत सिंह ही था, जिसके महाराजा बनने के बाद अफगान सिख लड़ाइयों का एक नया फेज शुरू होने वाला था। अब ये लड़ाइयाँ लाहौर, जलंधर, दोआब और अमृतसर से निकलकर मुल्तान, नौशहरा, अकोड़ा खटक, जमरूद और पेशावर में लड़ी जाने वाली थी। इन लड़ाइयों में क्या हुआ, इसका जिक्र आने वाली एपिसोड्स में होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।